गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, वो हमारे पास आया था वेक्टर r इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फाइनल एक्सप्रेशन आया था फॉर अ सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बस दो पार्टिकल्स हों, उसका सेंटर ऑफ मास होता है m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स। अगर मेरे सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स हों तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। स्टूडेंट्स, आज ये थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरे पास n पार्टिकल्स हैं तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स, दो पार्टिकल्स के केस में ये सेंटर ऑफ मास बनता है। अगर मेरे पास n पार्टिकल्स हैं तो जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो बनेगा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 अप टू सो ऑन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस अप टू सो ऑन। मेरे पास अगर n पार्टिकल्स हैं तो उन n पार्टिकल्स के लिए ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी और ये बनेगी m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 अप टू mn वेक्टर rn। लास्ट में mn वेक्टर rn nth पार्टिकल तक सेम प्लस लास्ट पार्टिकल का जो मास होगा, nth पार्टिकल का जो मास होगा। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n mi/ri डिवाइड बाई। अब स्टूडेंट्स, समेशन मीन्स ऐड करना, हमें जोड़ करना है किस किस का, m1 r1 m2 r2 m3 r3 nth पार्टिकल तक इन सभी टर्म्स का जोड़ करना है, इन सभी टर्म्स को आपस में ऐड करना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे समेशन की फॉर्म में, समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi/ri डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n समेशन mi। अब स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान से देखना इस एक्सप्रेशन में, ये क्या है, डिनोमिनेटर क्या डिनोट करता है, समेशन mi, यानी कि मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस मास ऑफ थर्ड पार्टिकल। जब ऐसे करते करते हम सभी पार्टिकल्स के मास को ऐड करेंगे तो एट द लास्ट मेरे पास आएगा मास ऑफ द होल बॉडी, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अगर हम सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास को ऐड करेंगे एट द लास्ट हमारे पास क्या बनेगा, मास ऑफ द होल बॉडी, और मास ऑफ द होल बॉडी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो यहाँ ये जो टर्म है मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कैपिटल M, यानी कि मास ऑफ द होल बॉडी। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, ये मेरी इक्वेशन बन जाती है सेंटर ऑफ मास ऑफ n पार्टिकल सिस्टम के लिए 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi वेक्टर r। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ri है ये पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल का, मीन्स वो पार्टिकल फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे हर पार्टिकल का अपना पोजीशन वेक्टर होगा स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल की बात करूं, ith पार्टिकल की बात करूं, उस ith पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर है ri और उस ith पार्टिकल का मास अगर है mi, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, हम उस पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वेक्टर ri ith पार्टिकल, तो ये बनेगा xi यूनिट वेक्टर i प्लस yi यूनिट वेक्टर j प्लस zi यूनिट वेक्टर k। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल।
ये उसका x कंपोनेंट है, ये उसका y कंपोनेंट है, ये उसका z कंपोनेंट है। मैं एक सिंगल ith पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, जबकि मेरे सिस्टम के अंदर तो n पार्टिकल्स हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास के लिए अगर मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लूँ कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, तो हमारे पास आएगा x विद यूनिट वेक्टर i प्लस y विद यूनिट वेक्टर j प्लस z विद यूनिट वेक्टर k। अगर हम इक्वेशंस का कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स, तो इक्वेशंस का कंपैरिजन करने से हमें यहाँ पे बोथ साइड्स में जब हम x, y और z कंपोनेंट के लिए कंपैरिजन करेंगे, देन वी गेट x कंपोनेंट क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का, x कंपोनेंट आएगा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/ri। ये जो है स्टूडेंट्स ये टर्म ये डिनोट करती है, यहाँ पे हम क्योंकि हम x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये x कंपोनेंट आएगा सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का y कंपोनेंट क्या आएगा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/ri। और z कंपोनेंट क्या आएगा इसका 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/zi। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वेक्टर r, वो एक वेक्टर है, और अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन की x y z प्लेन की, तो वहाँ पे x कंपोनेंट अलग होगा उस वेक्टर का, y कंपोनेंट अलग होगा, z कंपोनेंट अलग होगा। तो सेंटर ऑफ मास के जो 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक अलोंग x एक्सिस होगा, एक अलोंग y एक्सिस होगा, एक अलोंग z एक्सिस होगा। तीनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड आपके सामने लिखा हुआ है। x कंपोनेंट होगा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mixi। y कंपोनेंट होगा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n miyi। इसका z कंपोनेंट जो होगा पोजीशन वेक्टर का, वो होगा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mizi। तो स्टूडेंट्स इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। Students, now we will discuss about the motion of center of mass। स्टूडेंट्स अभी हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स हों तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, यानी कि अगर मैं बॉडी के इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाने की बजाय मैं बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाता हूँ, वो टोटल फोर्स मैं अलग अलग पार्टिकल के ऊपर ना लगा के मैं वो टोटल फोर्स बॉडी के सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई करूँ, तो सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, वो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल्स हैं, तो उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज गिवन बाय वेक्टर r इज इक्वल टू 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi वेक्टर ri। अब ये हमने डिस्कस किया है कि अगर मेरे पास n पार्टिकल्स का कोई सिस्टम है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो होगा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/ri। स्टूडेंट्स अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट m वेक्टर r इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi वेक्टर ri। अब स्टूडेंट्स इसको अगर हम एक्सपेंड करें, i की वैल्यू अगर मैं 1 2 3 4 5 पुट करूं, देन वी गेट m वेक्टर r इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस अप टू सो ऑन mn वेक्टर rn। तो ये इक्वेशन एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाती है कैपिटल M, यानी मास ऑफ द होल बॉडी है,
m वेक्टर r इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अप टू सो ऑन mn वेक्टर rn। अब स्टूडेंट्स हमारा जो बॉडी है वो डिफरेंट मासेस से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे पॉइंट मास हैं, कौन कौन से m1 m2 m3 mn, और हर पॉइंट मास का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन वो है वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 अप टू वेक्टर rn। तो अब हम क्या करें, अगर हम इस इक्वेशन को, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन व्हाट वी गेट। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद टाइम t वी गेट m d वेक्टर r by dt इज इक्वल टू m1 d वेक्टर r1 by dt प्लस m2 d वेक्टर r2 by dt प्लस अप टू सो ऑन mn d वेक्टर rn by dt। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, बोथ साइड्स में इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास इक्वेशन बन जाती है m टाइम्स d वेक्टर r by dt इक्वल टू m1 d वेक्टर r1 by dt प्लस m2 d वेक्टर r2 by dt प्लस mn d वेक्टर rn by dt। अब स्टूडेंट्स हमें एक बात का पता है कि dr by dt इज इक्वल टू v। अगर मैं इसकी बात करूं dr1 by dt, तो dr1 by dt एज वी नो दैट स्टूडेंट्स, यहां पे जो dr1 by dt है दैट इज वेक्टर v1, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो यह है वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे ही d वेक्टर r2 by dt इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर v2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पार्टिकल, और d वेक्टर r by dt इसको मैं लिख सकता हूं वेक्टर v, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम इस इक्वेशन में ये सभी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं एंड वी गेट m वेक्टर v इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस अप टू सो ऑन mn वेक्टर vn। d वेक्टर r by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यह है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, यह है वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, यह है वेलोसिटी ऑफ nth पार्टिकल। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आती है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो स्टार्ट कीजिए, इस इक्वेशन को एक बार फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए एंड वी गेट इक्वेशन नंबर 2 को जब हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं m d वेक्टर v by dt इज इक्वल टू m1 d वेक्टर v1 by dt प्लस m2 d वेक्टर v2 by dt प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 को फिर से हमने डिफरेंशिएट किया। अब इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या मिला, हमें पता है दैट dv by dt इज इक्वल टू a। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो वो एक्सेलरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का। सो वी कैन राइट इट एज m वेक्टर a। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना व्हाट इज वेक्टर a, वेक्टर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल अप टू सो ऑन दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ nth पार्टिकल। क्योंकि जो dv by dt होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। तो यहां से हमारे पास क्या आया, m वेक्टर a, m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 अप टू सो ऑन mn वेक्टर an। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे सिस्टम के अंदर हमें पता है कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन
हम किसी भी बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स F अप्लाई करें तो वो होता है उसके उस बॉडी के मास इनटू उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, दोनों की प्रोडक्ट नेट फोर्स के इक्वल होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सपोज अगर हमने उस बॉडी के हर पार्टिकल के ऊपर अलग अलग फोर्स अप्लाई किया, जैसे फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर मैंने F1 फोर्स अप्लाई किया, सेकंड पार्टिकल के ऊपर मैंने F2 फोर्स अप्लाई किया, इंडिविजुअल फोर्सेस मैंने लगाए हर किसी के ऊपर, तो ये हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर Fn। यानी कि यहां पे ये जो फोर्सेस है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, भाई ये फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर अगर मैं इतना फोर्स लगाऊंगा तो ये किसके इक्वल होगा, m1 a1 के इक्वल। सेकंड पार्टिकल के ऊपर अगर मैंने इतना फोर्स लगाया तो ये किसके इक्वल होगा, m2 a2। nth पार्टिकल के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो nth पार्टिकल के ऊपर फोर्स किसके इक्वल होगा, mn an। तो स्टूडेंट्स एट द लास्ट जब मैं सभी फोर्सेस को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा वेक्टर F नेट, यानी कि सभी फोर्सेस का सम, यानी कि टोटल मैंने अलग अलग पार्टिकल के ऊपर मैंने अलग अलग फोर्स लगाया एंड एट द लास्ट जब मैं सभी फोर्सेस को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा नेट फोर्स। और वो नेट फोर्स अगर मैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लगाऊं, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर लगाऊं, कौन से पॉइंट के ऊपर, सेंटर ऑफ मास के ऊपर, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो सेंटर ऑफ मास के अंदर प्रोड्यूस होगी एंड एट द लास्ट हमारा जो मोशन बनता है हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमें मिलेगा F नेट इज इक्वल टू m वेक्टर a। यानी कि सेम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर टोटल फोर्स लगाता हूं F नेट तो मेरे पास वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ द होल बॉडी, ये कैपिटल M होल बॉडी के मास को डिनोट करता है, इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अंडर वेरियस फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स एक बार इन्हें नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट करती है कि मेरे पास एक सिस्टम है हैविंग n पार्टिकल्स, उस सिस्टम के अंदर अगर n पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स और हर पार्टिकल का अपना अपना मास है, अगर मैं उस पूरे के पूरे मास को मान लूं कि वो पूरा का पूरा मास कहाँ रखा हुआ है, उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे, और मैंने अलग अलग पार्टिकल के ऊपर जो अलग अलग फोर्स लगाया है, अगर मैं उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम ले लूं तो मेरे पास आएगा नेट फोर्स। और अगर मैं वो नेट फोर्स उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा दूं तो मेरी बॉडी का जो मोशन है वो एज इट इज रहेगा जैसे पहले था। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वेक्टर F नेट इक्वल टू m वेक्टर a, मेरी बॉडी का जो मोशन होगा ये इक्वेशन उस मोशन को डिस्क्राइब करेगी। सो स्टूडेंट्स ये याद रखना, यहाँ पे हमने बस क्या किया है कि इंडिविजुअल पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाने की बजाय हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई किया, और हमने क्या किया, हमने ये सपोज कर लिया कि बॉडी का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की बजाय उस एक सिंगल पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, तो हमने पूरा का पूरा फोर्स भी उसी सिंगल पॉइंट के ऊपर लगा दिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। Momentum of system of particles। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसका मोमेंटम कैसा होगा, मोमेंटम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, कि मोमेंटम के अंदर जिस रेट से चेंज आएगा वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टूडेंट्स अगेन अभी हमने क्या डिस्कस किया है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि लेट अस कंसीडर वी हैव अ सिस्टम हैविंग n पार्टिकल्स। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग n पार्टिकल्स हैं अलग अलग मास के, हैविंग मासेस m1 m2 m3
up to so on. So students, let us consider we have a system having n particles. Let m1, m2, m3 up to mn be their masses and v1, v2, v3 up to so on be the respective velocities of these particles. क्योंकि हमारा सिस्टम मोशन के अंदर है तो हर पार्टिकल का मास भी अलग अलग है और हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो भी अलग अलग है स्टूडेंट्स। तो अब हमें पता है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट पार्टिकल की, तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट्स? जो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम होगा वेक्टर p1, वो होगा जो फर्स्ट पार्टिकल का मास है इनटू जो फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है। सेकंड पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट्स? जितना सेकंड पार्टिकल का मास है इनटू जितनी सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो अब अगर वेक्टर p इज द टोटल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मेरा वेक्टर p सेंटर ऑफ मास का, या आप ये भी कह सकते हो कि अगर वेक्टर p टोटल मोमेंटम है होल बॉडी का, पूरी बॉडी का टोटल मोमेंटम कितना है वेक्टर p, तो ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? ये होगा मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ nth पार्टिकल। क्लियर है? ये हमने अलग अलग पार्टिकल का मोमेंटम निकाल लिया। अब मैं निकालना चाहता हूं होल बॉडी का मोमेंटम। तो होल बॉडी का मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट्स? हर पार्टिकल के मोमेंटम को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास होल बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। अब अगर इस बॉडी के कंप्लीट पूरे मास को मैंने कहां रख दिया? सेंटर ऑफ मास पे। अब स्टूडेंट्स लेट अस सपोज कि इफ कैपिटल M इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास अगर कैपिटल M है, एंड लेट वेक्टर V, कैपिटल वेक्टर V बी द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास, और उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है वेक्टर V, तो उसके सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कितना होगा? उसके सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम होगा स्टूडेंट्स वो होगा m वेक्टर V। ये हमें पता है टोटल मास जो है और जो टोटल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, इफ यू कंपेयर दीज इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर करें, दोनों ही टोटल मोमेंटम की इक्वेशंस हैं, देन वी गेट m वेक्टर v इज इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस अप टू mn वेक्टर vn। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन आती है m वेक्टर v इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 अप टू mn वेक्टर vn। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, दिस इज द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा। टोटल मोमेंटम जो होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का वो अलग अलग पार्टिकल के मोमेंटम के सम के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास आता है d वेक्टर p बाई dt इक्वल टू m कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा d वेक्टर v बाई dt। अब स्टूडेंट्स d वेक्टर p बाई dt, m d वेक्टर v बाई dt, अब हमें पता है ये m वेक्टर a हो जाएगा क्योंकि d वेक्टर v बाई dt होता है वेक्टर a एक्सेलरेशन, और m a क्या होता है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू वेक्टर f एक्सटर्नल। अब हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स कि जो dp बाई dt है, d वेक्टर p बाई dt, वो किसके इक्वल आया? वेक्टर f एक्सटर्नल, जो कि मेरी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहां से इफ अगर मेरा वेक्टर f एक्सटर्नल, बाहर से मैं जो फोर्स लगा रहा हूं सेंटर ऑफ मास के ऊपर, अगर वो हो जाए 0 तो d वेक्टर p बाई dt ये स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। और अगर p का डेरिवेटिव 0 है, हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो dp बाई dt मेरा 0 आया है, इसका मतलब मेरा जो वेक्टर p है दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा जो सिस्टम है, अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मींस
मेरा जो n पार्टिकल्स का सिस्टम है, अगर बाहर से उसके ऊपर मैं कोई फोर्स एक्सर्ट ना करूं तो उस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो उसके मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस केस में हमें ये चीज याद रखनी है। अब हमें पता है जो मोमेंटम है वो dp/dt होता है। अब मेरे पास dp/dt आ गया 0, वेक्टर p इसका मतलब कांस्टेंट। अब p किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? m वेक्टर v के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो वेक्टर v है दैट इज कांस्टेंट। m तो कांस्टेंट होता ही है, तो वेक्टर v कांस्टेंट। इसका मतलब मेरी बॉडी, मेरी जो रिजिड बॉडी है, मेरा जो सिस्टम है वो जिस वेलोसिटी से चल रहा है वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा, उसकी वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं उस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा स्टूडेंट्स। सो दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, इसे भी नोट डाउन कीजिए।